नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हिंदू मुसलमानों में दरार डालने की कोशिशों में जुटी कट्टरपंथी ताकतें क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की बात पर कान देंगी? भागवत ने कल नागपुर में कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशा जाए। उनका यह बयान वाराणसी में अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी में हुए सर्वे से जुड़े उन दावों के बाद आया जिनमें कहा गया कि वजू खाने की जगह पर शिवलिंग मिला है। इसके बाद कई अन्य ऐतिहासिक इमारतों की भी इसी तरह के सर्वे कराने की मांग तेज हो गई। भागवत ने यह भी कहा कि संघ केवल अयोध्या में आंदोलन में शामिल हुआ था और काशी मथुरा के लिए आंदोलन नहीं करेगा, बल्कि इनके हल के लिए आपसी बातचीत होनी चाहिए। भागवत के इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि मोहन भागवत ने और क्या क्या कहा। अभी ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है। कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है, लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, आइए उन्हें सुन लेते हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि हर मस्जिद के पीछे नीचे शिवलिंग ना ढूंढे और हमारी आस्था है ज्ञानवापी मस्जिद को। ठीक है, मैं मोहन राव भागवत जी का जो बयान है उसका स्वागत करता हूँ। ये दर्दिन का झमेला बंद होना चाहिए, नहीं तो देश देश नहीं रहेगा। मैंने कहा कि ये शिवलिंग ढूंढने के बजाय हमारे कश्मीरी पंडितों की जान की रक्षा कैसे करे, कश्मीर की रक्षा कैसे करे, इस बारे में सभी ने मिलकर सोचना चाहिए। देखो, जो लोग अभी तक सुबह से शाम तक आरएसएस को, बीजेपी को, मोदी जी को पानी पी पी करके कोसते थे, ये उनके लिए आईना है। अब दिक्कत ये नहीं है कि जो आईना दिखाया गया है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो आईना देखने के बजाय जो उनके चेहरे पे दाग लगा हुआ है, उस दाग को साफ करने के बजाय आईने को साफ करते रहते हैं। तो इस बयान के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि क्या मोहन भागवत का यह बयान इसलिए आया क्योंकि जब से ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने की बात कही गई, उसके बाद से इस तरह की बातें भी आई। कई लोगों ने बयान दिए कि दूसरी भी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वहां पर भी इसी तरह का सर्वे होना चाहिए, और साथ ही जिस तरह से आज देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या मोहन भागवत चाहते हैं कि इसमें जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो खामोश हो जाएं, वो कम से कम कानून व्यवस्था की बात करें, अदालतों की बात करें? तो ये सारे सवाल हैं। इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सलमान निजामी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक गीता भट्ट भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। गीता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मोहन भागवत जी का ये जो बयान आया, इसकी टाइमिंग को लेकर के कई सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि आखिर वो जब कहते हैं कि हर मस्जिद में आपको शिवलिंग ढूंढना बंद कर देना चाहिए, तो क्या ये उन लोगों के लिए संदेश है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि तमाम जो ऐतिहासिक इमारतें हैं सबकी छानबीन इस तरह से होनी चाहिए? देखिए, माननीय मोहन जी ने जो अपने वक्तव्य में कहा, वो अगर आप देखें तो बड़े तक जो राष्ट्रवादी सोच रही है उसमें यह विषय बार बार कहा गया है। अशोक सिंघल जी जो विश्व हिंदू परिषद के बहुत लंबे समय तक जो अध्यक्ष रहे और जिन्होंने अयोध्या का जो आंदोलन है उसको बड़े लंबे समय तक उन्होंने देखा, वो वहां भी उन्होंने यही बात कही थी कि हमारे लिए जो हिंदू समाज है उसके लिए कुछ जो स्थान है वो बड़े पवित्र हैं
और वो जो पवित्र है वो सिर्फ आप ये ना सोचे कि सिर्फ वो आस्था के आधार पर पूजा पद्धति के लिए है, पर वो स्थान पवित्र है क्योंकि आध्यात्मिक तौर से भी, सांस्कृतिक तौर से भी हिंदू संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। और उसमें मथुरा, ज्ञानव्यापी और अयोध्या, इन तीनों के विषय में हमेशा बात करी गई। आज जो माननीय भागवत जी ने कहा, उन्होंने भी उसी बात को कहा, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि मिल बैठकर इस बात को करना है। और कहीं ना कहीं एक समाज में हिंदुओं को और मुसलमानों को, दोनों को एक समान संदेश दिया है कि मिल बैठकर इस विषय पर बात करके एक कोई रास्ता निकालने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ मुस्लिम समाज से भी यह आग्रह किया है कि आप अपने आप को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें और एक अलगाववादी विचार को अपने बीच में ना रखें। सलमान निजामी साहब को मैं बताना चाहूंगा। सलमान जी, आपने सुना होगा गीता जी जो बात कह रही हैं, मोहन भागवत का बयान भी आपने सुना होगा। क्या आपको लगता है कि उनकी बात मानी जाएगी? जो ताकतें हैं, जो अपना सिर उठा रही हैं, जो नहीं चाहती हैं कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, और जिस तरह से हर छोटी छोटी बात को तूल देने की कोशिश की जाती है, क्या आपको लगता है कि मोहन भागवत की बात को वो लोग मानेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं इसको वेलकम करता हूं। काफी अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया, क्योंकि हम बेकार में लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसे मामलों को सामने लाते हैं जो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे छोड़ना चाहिए हमें। कई सालों हमने जो है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की लड़ाई कहें उसको, या जो वायलेंस देखा हमने, कई लोगों की जानें चली गई और यह दावा किया गया था कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सामने आया और यह साबित हुआ कि वहां कोई भी ऐसी मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी जो इतने सालों दावा किया गया। तो देश के हर मुसलमान ने उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट किया। और आज जो मस्जिद का मामला है, कोर्ट में चल रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट फैसला देगा, एक तो अगर वो फाउंटेन हो या शिवलिंग है, वो कोर्ट फैसला देगा। तो किसी राजनीतिक पार्टी को उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भाजपा के कई नेता ऐसे हैं जो मस्जिद और मंदिर के मुद्दों को सामने लाते हैं। इस वक्त जो देश के मुद्दे हैं, तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, आज कश्मीर में किलिंग्स हो रही है, हमारे कश्मीरी पंडित जो भाई बहन है वहां से निकल रहे हैं, इसका ये चिंता का विषय है। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। देश में बेरोजगार नौजवान जो है सड़कों पे है, आत्महत्याएं कर रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। चाइना जो है अभी जो पेंगोंग में एक पुल बना रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान हर रोज कोई ना कोई कोशिश कर रहा है आतंकवादी हमले करवाने की जम्मू कश्मीर में, उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारी इकोनॉमी की हालत क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान पे। तो मैं इसको वेलकम करता हूं स्टेटमेंट को, लेकिन इंप्लीमेंट ये नहीं होता। जो मोहन भागवत साहब ने पहले भी बहुत बातें की थी, लेकिन जमीनी सतह पे, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात हो, जमीनी सतह पे इनके कार्यकर्ता उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये बेतुके वाली बात होगी। ठीक है विनोद जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। क्या आपको लगता है कि जो बात उन्होंने कही कि अब संघ काशी की बात हो या मथुरा की बात हो, इस तरह के किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि विश्व हिंदू परिषद ये कहता है कि अगर शिवलिंग मिलने की बात साबित होती है तो फिर सारी बातें बदल जाएंगी। तो वो दोनों ही जो संघ परिवार हैं उसके अलग अलग जो घटक हैं वो अपनी ओर से अलग अलग बातें करते हैं। तो ऐसे में ये मानना, ये कहना कि जो मोहन भागवत ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वही अंतिम वाक्य, इसके आगे अब कुछ नहीं होगा, क्या आपको लगता है कि ये ऐसा ही कुछ होगा या फिर बात आगे बढ़ाई जा सकती है? देखिए अखिलेश जी, मोहन भागवत जी ने जो कहा है तो वो एक तरह से उनका वक्तव्य है, काफी गंभीर और बड़ा समझदारी का वक्तव्य है, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। और मोहन जी इस तरह के वक्तव्य लगातार बीच बीच में देते रहते हैं जिनसे कुछ संदेश निकलते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक हैं, हम एक मुसलमानों के बिना हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती, इस तरह की भारत की कल्पना नहीं हो सकती। इस तरह के बयान वो लगातार देते भी रहे हैं पहले, और मॉब लिंचिंग के समय भी उन्होंने उसको लेकर भी बयान दिए। तो उनके बयान का निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन आपने अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले जो पहली लाइन बोली थी, मैं उसी पर कहता हूं कि क्या वो कट्टरपंथी ताकतें जो ये मुद्दे को उछाल रही हैं, क्या मोहन भागवत जी की बात का, उनके वक्तव्य पर ध्यान देगी? क्या उसको सुनेंगी? क्या वो कथित धर्म संसदें जो कहीं हरिद्वार में होती हैं, कहीं दिल्ली में होती हैं, कहीं छत्तीसगढ़ में, कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं इलाहाबाद में, और जिस तरह उनमें भाषण होते हैं, क्या वो मोहन जी के वक्तव्य को वो ध्यान में रखेंगे? क्या वो सारे तत्व या वो सारे लोग जो काशी विश्वनाथ से लेकर के, ज्ञानवापी से लेकर के, और ताजमहल और कुतुब मीनार और तमाम सारे
जो स्मारक हैं और जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनको लेकर के उनपे खुदाई और उनमें शिवलिंग होने के दावे कर रहे हैं, क्या ध्यान देंगे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए भी विनोद जी, माफी चाहता हूं आपको रोक रहा हूं बीच में, लेकिन सोशल मीडिया पे जो प्रतिक्रियाएं आई हैं मोहन भागवत जी के बयान के बाद, उसको देख करके तो नहीं लगता, वो ये कहते हैं कि मोहन भागवत थोड़ी ना कोई हिंदू धर्म की नुमाइंदगी करते हैं, या वो तय करे कि हिंदू धर्म को क्या करना चाहिए, हिंदुओं को क्या करना चाहिए। देखिए, ये शेर की सवारी है अखिलेश जी। इसमें एक बार जब सवारी पे शेर पे बैठ जाता है कोई व्यक्ति, तो फिर उतरना उसकी मर्जी में नहीं होता, शेर की मर्जी पर होता है। आप याद कीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो है, जब अयोध्या आंदोलन, जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले थे और उसके बाद कई बार चीजें उनके हाथ से भी निकल गई थी बाहर, और बहुत एक समय ऐसी स्थिति आई थी जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और विश्व हिंदू परिषद के लोग अयोध्या की ओर चले थे, तो उनको वहां बाकायदा जो है निषेधाज्ञा लगा करके गिरफ्तारियां करवानी पड़ी थी, मुझे याद है अच्छी तरह से। और तब बड़ा अशोक सिंघल जी बहुत नाराज हुए थे, उस समय संघ के लोग अटल जी की सरकार से बहुत नाराज हुए थे। लेकिन क्या होता है, जब इस तरह की अतिवादी राजनीति या अतिवादी विचारधारा या कोई भी अतिवाद जब हाथ से निकल जाता है, तो वो बड़ा जो उसके और जो स्रोत होते हैं उनके हाथ, जो उसके उत्प्रेरक होते हैं संगठन, उनके हाथ में नहीं रहता। पंजाब में हम देख चुके हैं अतिवाद की राजनीति कहां से कहां तक पहुंच गई थी और अकाली दल रेलिवेंट हो गए थे। उसी तरह कश्मीर में जो है ये अलगाववादी ताकतें एक तरह से बिल्कुल अप्रासंगिक हो गई। तो इसी तरह ये जो अतिवाद की राजनीति है, अगर ये मोहन जी इस बात को समझ रहे हैं, वो एक बहुत बड़े संगठन के प्रमुख हैं और वो जानते हैं कि ये चीजें जिस दिशा में जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नियंत्रण से, उनके संगठन के नियंत्रण से भी बाहर ना हो जाए। और इस समय देश में सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संघ के स्वयंसेवक रहे, प्रचारक रहे, प्रधानमंत्री है देश के नरेंद्र मोदी जी। तो इस तरह ऐसे में अगर कोई उल्टी सीधी बात होती है देश में, तो उसका नुकसान संघ को भी उठाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर पड़ता है, भारत की छवि पर असर पड़ता है। गीता जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, संक्षेप में आपसे जवाब जानना चाहूंगा कि मोहन जी ने यह भी कहा है कि अब संघ इसको लेकर कोई आंदोलन नहीं करेगा। यही बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया था 2019 में अयोध्या को लेकर, तब भी कहा था कि अब काशी और मथुरा मुद्दे की बात अब खत्म हो गई, आंदोलन इसको लेकर के नहीं होगा। लेकिन क्या ये बात जो संघ परिवार के दूसरे घटक दल हैं जैसे कि वीएचपी, क्या वो मानेंगे इस बात को? क्योंकि अभी इसी महीने हरिद्वार में उनकी एक मार्गदर्शक मंडल की बैठक होने जा रही है। वो ये भी कहते हैं कि जो 1991 का कानून है उसको रद्द कर देना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए संसद में। देखिए, जो वर्शिप एक्ट है वो एक अलग विषय है, उसकी अपनी कुछ खामियां हैं और उसके जो विरोध है उनके कुछ कारण है। और क्योंकि वो सब जुडिस है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट पे ने उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर जो है सुनवाई होगी। पर मोहन भागवत जी ने जो अभी बात कही, उन्होंने साथ साथ ज्ञानव्यापी के विषय में ये भी कहा कि ये विषय जो है ये हिंदू समाज के मन के करीब है, क्योंकि आस्था का विषय और क्योंकि आध्यात्मिक काशी अपने आप में उसका जो इतिहास रहा है, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक इतिहास भारत की पृष्ठभूमि में, उसको हम सब जानते हैं। पर साथ ही साथ उन्होंने इस विषय को भी उठाया, क्योंकि जो अतिवादी आंदोलन या प्रतिक्रिया की बात अभी कही जा रही थी, तो ऐसी ही जो अतिवादी सोच थी, इसके कारण देश का विभाजन भी हुआ है। तो ये भी बात उन्होंने बड़े उससे कही है कि जो मुस्लिम समाज है उसे भी जो पूजा आस्था है उसको उसकी पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो देश से अलग है। ठीक है सलमान जी, जो कट्टरपंथ विचार सलमान जी आपको लाना चाहूंगा, मेरे पास समय कम है, संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा कि जो बात मोहन भागवत कह रहे हैं कि दोनों समुदायों को मिल बैठ करके इसका हल निकालना चाहिए, क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है? क्योंकि अयोध्या विवाद में भी यही बात कही गई थी। देखिए, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन जो बातें बड़ी लेवल पे की जाती हैं वो जमीनी सतह पे इंप्लीमेंट नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री जी भी कई बार अपील दे चुके हैं, लेकिन फिर जमीनी सतह पे हमने देखा मॉब लिंचिंग कैसे हुई, और उस वक्त जो है बेखौफ जो है बयानबाजी होती है, मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है, मंदिर और मस्जिद पे जो है चर्चाएं की जाती है, अब कई टीवी चैनलों में भी हमने देखा। लेकिन जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तभी इस बात का जो है वेलकम किया जाएगा कि हाँ इसका असर कुछ है, नहीं तो बेबुनियाद है, डिबेट भी बेबुनियाद है और उनकी जो स्पीच है वो भी बेबुनियाद होगी। शुक्रिया आपका सलमान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। गीता जी आपका भी और विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। 5 की बात में फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद टारगेट किलिंग पर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक।
जम्मू कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग और घाटी में रह रहे लोगों में बढ़ रहे खौफ तथा तनाव के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों के बीच पहले दौर की बैठक हुई। अब वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री तथा एलजी की उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। ये बैठक जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है। कल गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल और कई वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर हुई थी। और ये लगातार दूसरे दिन है कि जब बैठक का सिलसिला चल रहा है और केंद्र सरकार लगातार वहां पर स्थिति की समीक्षा कर रही है कि किस तरह से ये जो टारगेट किलिंग हो रही है इसको रोका जाए, ताकि जो भरोसा है लोगों में उसको दोबारा कायम किया जा सके। कई ऐसे परिवार हैं जो वो घाटी छोड़ने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, लेकिन जो लगातार किलिंग हो रही है इसके बाद वहां पर चिंता बढ़ रही है। और हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है इस खबर पर चर्चा करने के लिए। नीता, दो बातें। पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ ये जो लगातार टारगेट किलिंग हो रही है ये अपनी जगह पर है, दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर चुनौती, क्योंकि जल्दी ही अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में क्या क्या कदम ऐसे हैं जो केंद्र सरकार अपनी ओर से उठा सकती है? सबसे पहले तो अखिलेश, ये जो बात हो रही है पलायन की कि कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हमें वापस दोबारा जम्मू शिफ्ट किया जाए, केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा करने से तो आप टेररिस्ट के हाथों में कठपुतली बनकर रह जाओगे, जो केंद्र की नीति के खिलाफ है। तो ऐसे में जो कश्मीरी पंडित हैं जो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे एलजी साहब से कि उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए, वो ऐसा होने वाला नहीं है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि चुनौतियां दोहरी हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहली तो जो एक परसेप्शन की जो लड़ाई है, क्योंकि कश्मीरी पंडित को लग रहा है कि केंद्र सरकार वादों के बावजूद भी उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई है ये उन्हें जीतनी है। सुरक्षा की जहां तक बात है वो पहले ही बोल चुके हैं कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ही पोस्टिंग उनकी जो है वो दी जाएगी और उन्हें दूर अपने जहां पे वो रहते हैं उससे दूर नहीं भेजा जाएगा। सुरक्षा जो है उन्हें पूरी दी जाएगी। तो केंद्र अपनी तरफ से लगातार उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती ये है, क्योंकि जब हमने देखा था कि पहली बार पलायन हुआ था 1990 के दशक में, तब जो सरकार है बोलती है कि गांधी जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। यूपीए की सरकार को उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बताया, फारूक अब्दुल्ला को रिस्पॉन्सिबल बताया, जगमोहन को रिस्पॉन्सिबल बताया। लेकिन अगर पलायन इनके दौर में होता है तो ये इनकी जो पॉलिसी है, जो मोदी सरकार की पॉलिसी है, उसी के ऊपर सवाल जो है वो खड़े हो जाएंगे। तो इसे लेकर बैठक में काफी चिंता व्यक्त की गई कि किस तरह से जो है उन्हें सुरक्षा जो है सुरक्षित महसूस करवाया जाए, क्योंकि सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, माइनॉरिटी कम्युनिटी ही नहीं, माइग्रेंट लेबर्स ही नहीं, वहां के आवाम में भी इस सुरक्षा का अभाव है। यही वजह है कि हमने देखा था जब यासीन मलिक को सजा सुनाई गई थी तो जो लाल चौक और माइसुमा के आसपास के इलाके थे उनमें जितनी भी दुकानें थी वो बंद कर दी गई थी। जहां तक अमरनाथ यात्रा का सवाल है, ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि इस बार जो यात्रा है वो 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी और इस दौरान केंद्र सरकार का मानना है 6 से 8 लाख यात्री जो हैं वो दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आप हर एक यात्री को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी टैग देने वाले हो, ऐसा श्राइन बोर्ड का कहना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से यह पहल की गई है। पहले जो है ऐसे व्हीकल्स को ही RFID दिया जाता था, लेकिन इस बार पहली बार जो है यात्रियों को यह टैग दिया जाएगा। अखिलेश, शुक्रिया नीता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एक महीने में 9 लोगों की टारगेट किलिंग से कश्मीरी पंडित और अन्य प्रवासी खौफ में हैं। उनका कहना है कि वो अपनी जान बचाने के लिए घाटी से निकल रहे हैं। हम आदरणीय LG साहब और UT एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों की जान बचाई जाए, हमें यहाँ से जम्मू जाने दिया जाए। हमें सरकार ने यहाँ पर होस्टेजेस बनाया है, हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। डर के मारे हमारा पूरा परिवार यहाँ सहम गया है, हमारे बच्चे डर के मारे सहम गया है, क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ कश्मीर में सिक्योरिटी फेलियर है। जैसे कि हमारे भाई विजय कुमार जी को आज मारा गया। तो हम गुजारिश करते हैं LG साहब से, विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हम पे ये जुल्म ना करे। हमारे को 1990 में माइग्रेट किया गया था कश्मीर से जम्मू के लिए,
जब हालात बहुत खराब हो चुके थे, हमारे पेरेंट्स ने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी जानों के लिए हम लोग भागे थे अब जम्मू के लिए, और वही हालात आज दोबारा बन गए हैं कि हमें अपनी जान बचा के कश्मीर से जम्मू की तरफ वापस पलायन करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल वेल प्लान्ड किलिंग्स हैं, ये टारगेट किलिंग्स हैं माइनॉरिटीज को लेके, चाहे वो सरदार हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो SC/ST हैं, माइनॉरिटी हिंदूज जो भी कश्मीर में हैं, उनका जो टारगेट किलिंग हो रहा है वहाँ। हालात तो ऐसे ही आप जैसे आप देख पा रहे हो, हालात बिल्कुल फेवरेबल नहीं है माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग। आप देख रहे हो क्या हालात अभी चल रहे हैं, अभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हालात हैं। बस अभी पहुंचे हैं वहाँ से, बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। हम भी रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कैंप जो हैं मतलब पंडित कम्युनिटी के, उनको तो मतलब पुलिस ने काफ़ी मतलब बाहर से सील ही कर दिया हुआ है, आपने देखा होगा। चलो हम रेंटेड में थे तो ऐसे वैसे करके घर के कपड़ों में निकल लिए हम। चलो पहुँचे, अब देखते हैं आगे क्या रहेगा, गवर्नमेंट हमारे बारे में क्या सोचती है, लेट्स सी। तो लास्ट टाइम जब राहुल भट्ट जी पे अटैक किया गया था और वो ऑफिस में बैठे हुए थे, तो सिचुएशन वाज वेरी क्लियर दैट वी वर फीलिंग हाईली अनसेफ इन दैट सिचुएशन। तो हमें उस दिन सर वहां से निकलना पड़ा, और उसी दिन हम वहां से निकल आए सर, जिस दिन उसकी किलिंग हुई राहुल भट्ट की। आज कानपुर देहात में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे चाहते हैं कि देश में मजबूत विपक्ष हो। उन्होंने परिवारवाद पर एक बार फिर हमला किया। वो बोले कि मेरी किसी राजनीतिक दल से या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। वे चाहते हैं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, लोकतंत्र को समर्पित राजनीतिक पार्टियां हों। आपको बता दें कि पीएम मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव के दौरे पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। मेरी किसी राजनीतिक दल से या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, लोकतंत्र को समर्पित राजनीतिक पार्टियां हो। मैं तो चाहता हूं कि परिवारवाद के शिकंजे में फंसी पार्टियां खुद को इस बीमारी से मुक्त करें, खुद अपना इलाज करें, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। उधर कानपुर में बाजार बंद करने को लेकर दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों ओर से ईंट पत्थर फेंके जाने लगे। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बंद का आह्वान स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने किया था। प्रदर्शनकारी बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का विरोध कर रहे थे। जिस जगह हालात तनावपूर्ण हुए उससे केवल 80 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में मौजूद थे। पिछले महीने राजस्थान के उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कोई दल बीजेपी को हरा सकता है तो वो कांग्रेस है। क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी को नहीं हरा सकती। आज उनके बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि क्षेत्रीय दलों को ड्राइविंग सीट पर बिना बिठाए कोई सफल नहीं हो सकता। में थे वहां राहुल गांधी से मुलाकात हुई। क्या रिश्तों में जो खटास थी वो खत्म हो गई है, खासकर राहुल गांधी के उस बयान के बाद जहां रीजनल पार्टी केवल जाति की राजनीति करती है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा वहाँ ब्रिज इंडिया फाउंडेशन का कार्यक्रम था, तो ऐसा नहीं है, मतलब हमारा पर्सनल रिलेशनशिप तो हमेशा अच्छा रहा ही है, लेकिन उनका अपना सोच हो सकता है, जो भी स्टेटमेंट आया होगा उनके मंथन के बाद। लेकिन मेरा आज भी ये मानना है कि रीजनल्स पार्टी को जब तक आप ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठाइएगा तब तक सफल नहीं हो पाएंगे। और पूरी विपक्ष की अगर कल्पना करें तो बिना कांग्रेस के हम पूरी विपक्ष की भी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये मेरा आज भी सोच है। हैदराबाद में एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। गैंगरेप को शनिवार की रात एक मर्सिडीज कार में अंजाम दिया गया। सभी आरोपी नाबालिग हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों में एक विधायक का बेटा भी शामिल था, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो शायद गैंगरेप में शामिल नहीं था।
17 साल की पीड़ित लड़की अपने एक दोस्त के साथ पब गई थी, लेकिन उसका दोस्त जल्द ही वहां से निकल गया। बाद में कथित तौर पर पब में एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई। उस लड़के और उसके दोस्तों ने उसे घर छोड़ने का वादा किया और साथ लेकर निकले। पुलिस के मुताबिक रास्ते में वे एक पेस्ट्री शॉप पर भी गए। वहां से उन्होंने कथित तौर पर जुबली हिल्स इलाके में कार पार्क की और वारदात को अंजाम दिया। ये शॉकिंग घटना घटी है जुबली हिल्स के एरिया में, जहां पर ये 17 साल की बच्ची शनिवार के दिन गई थी एक पार्टी में, एक पब में जो जुबली हिल्स में हो रहा था। और बताया जा रहा है कि ये लड़की के साथ एक और लड़का था जो वहां से निकल गया था क्योंकि उसको कोई और काम निकल आया था। और ये लड़की उसके बाद वहां पर एक दोस्त बना था उसका, और उसके साथ और उसके दोस्तों के साथ वो पब से निकली क्योंकि उन्होंने कहा कि वो उसको घर ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद वो एक पेस्ट्री शॉप गए और उसके बाद इस हाई एंड कार में जुबली हिल्स के एरिया में ही बताया जा रहा है कि इस लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। पहले तो 6 लड़के थे, उसमें से एक विधायक का लड़का था और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो लड़का इस सेक्सुअल असॉल्ट में इन्वॉल्व नहीं था और वो उतर गया था कार से, ऐसा पुलिस का कहना है अब तक जो एविडेंस उनको मिला है। इनके अलावा भी कुछ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोगों के लड़के इस कार में बताए जाते हैं और 5 लोग थे और एक एक करके ये सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। 4 लोग बाहर खड़े होते थे और अंदर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और उसके बाद फिर से इस लड़की को उस पब के पास ही ड्रॉप कर दिया गया और उसने अपने पिता को फ़ोन किया और वो आकर इस बच्ची को अपने घर ले गए। और जब इस पर काफ़ी शारीरिक कुछ इंजुरीज दिखी तब उन्होंने उससे पूछताछ की और उसके बाद वहाँ के एक आला पुलिस ऑफिसर से उन्होंने भेंट की। पहले तो आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमन एंड पॉक्सो के तहत कुछ केसेस रजिस्टर किए गए, लेकिन जब लड़की को भरोसा सेंटर भेजा गया जहाँ पर महिला अफसर के साथ उनकी बातचीत हुई तब पता चला कि उनका गैंगरेप हुआ है और इसलिए सेक्शन को मॉडिफाई करते हुए इसको गैंगरेप का सेक्शन 376 दर्ज किया गया है। अब ट्रिकी इसलिए भी है कि ना सिर्फ विक्टिम बल्कि अक्यूज्ड भी इस केस में सारे माइनर्स हैं, शायद टीनेजर्स हैं, अब भी सीनियर स्कूल में पढ़ रहे थे और ये एक अपमार्केट एरिया में एक ये कहना चाहिए अंधेरे पड़ने से पहले 5:30 से 7:30 के बीच ये घटना घटी और इसलिए काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि हैदराबाद को काफ़ी एक सेफ जगह माना जाता है और बहुत सारी लड़कियां कहती हैं या महिलाएं कहती हैं कि जब वो बाहर निकलती हैं तो काफ़ी उनको सेफ यहाँ पे लगता है, लेकिन इस घटना के बाद फिर से प्रश्न चिन्ह महिलाओं के सेफ्टी पर। दूसरी बात ये भी उठाई जा रही है कि पब में ये माइनर्स क्या कर रहे थे, वो जब अंडर एज थे तो उनको पब में दाखिला किसने दिया था। जो अक्यूज हैं और ये जो लड़की है दोनों ही पब में से निकले थे और उनको दाखिला पब में कैसे दिया गया था। पुलिस का कहना है कि वो रात तक पूरा जो मामला है उसको एस्टैब्लिश कर लेंगे और इनको कस्टडी में लिया जाएगा। हालांकि वो जुवेनाइल्स हैं, अंडर एज हैं, लेकिन उसके जो सेक्शंस हैं वो अलग रहेंगे, लेकिन उनका अरेस्ट तो ज़रूर किया जाएगा और इन्फ्लुएंशियल हो या कोई भी हो अरेस्ट तो किया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है।